गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का एसएसटी में जो अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन कर रहे थे उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो जैसे 7th क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन जो हैं वो जब हमने चैप्टर को किया था तो साथ साथ जैसे हमने कर लिया था, लेकिन अब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे बचते हैं तो वो आज हम करेंगे। और ये सभी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। फेयर नोटबुक का आपका ये काम है। देखिए आज का पहला जो प्रश्न है और एनसीईआरटी का जो 8वां प्रश्न है वो क्या है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात संभावनाएं बताइए। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बात की थी ना खनिज तेल की जो ऊर्जा के जो साधन है उनकी कि विश्व में उनके कितने भंडार है, कितने वर्षों तक उनको प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर 50 वर्षों पश्चात की संभावनाओं की बात करें तो भारत की कैसे है। तो देखिए भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत कौन से होते हैं, जो सबसे पुराने समय से हम प्रयोग करें, जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाए, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैस और बिजली इत्यादि, ये क्या है परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन गैर परंपरागत कौन से, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और आदि हैं। गैर परंपरागत कौन से होते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, नवीकरणीय इनको कहा जाता है, उनको अनवीकरणीय जैसे ये हैं। तो ये हैं जो अब हम वर्तमान में जैसे इनका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब से 50 वर्ष पश्चात परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के समाप्त होने का खतरा है, इसलिए हमें ऊर्जा के लिए गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्रोत नवीकरणीय हैं। तो इसीलिए हम अब तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, परंपरागत का, लेकिन आने वाले समय में जब परंपरागत समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तो अनवीकरणीय है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, गैर परंपरागत की हमारे पास संभावनाएं, हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमें हमारे लिए कंपल्सन होगा कि हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए धारणीय का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण। धारणीय क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, धारणीयता से अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया से जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे। यानी कि क्या है, भूगोल में जैसे आपने किया था फर्स्ट चैप्टर में कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करें, लेकिन पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी हम ध्यान में रखें, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। वो क्या है, सतत पोषणीय विकास है, धारणीयता है। इसके लिए एक लाइन मैं आपको बताऊंगी कही जाती है, इसके लिए कहा जा सकता है कि विश्व को हमने अपने पुरखों के अमानत से नहीं लिया, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया। क्या कह रही है कि आप ये ना समझे कि हमारे पास जो चीजें वो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, बल्कि ये समझ के हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमने इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। हम सभी का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है और विकास की धारणीयता का ज्ञान नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम करें। अब एक बात और क्या कह रहा है कि हम सब का जो भविष्य है ना, ये नहीं है कि एक व्यक्ति अपना विकास करता जा रहा है और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसी और को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। हम सब का जब विकास है वो क्या है, जुड़ा हुआ है, हम सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक साधन सीमित मात्रा में, इनके दुरुपयोग से भविष्य में विश्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए धारणीयता का विषय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम यूटिलाइज करें ना संसाधनों का, अगर ऐसे ही हम करते हैं तो इससे तो सारे संसाधन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे और जिससे पर्यावरण को काफी ज्यादा हानि होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अगर हमें अच्छी प्रकार से विकास करना अपना भी और आने वाली पीढ़ियों का भी, तो हमें धारणीयता को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपका अगला, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच की पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है। अगर इस कथन को आप पढ़े तो आप अगर भूगोल का फर्स्ट लेसन जो हमने किया था उसके संसाधनों का विकास जो चैप्टर हमने किया था, अगर उसको आप देखें तो मैंने उसमें आपको ये लाइनें बताई थी। तो देखें हमें क्या है, यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इस कथन से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धरती के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उनका लाभ केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता, बल्कि सभी मिलकर इनका लाभ उठा सकते हैं। अब क्या कही इसने, हमारी आवश्यकताओं के लिए तो पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लालच के लिए, एक भी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। तो क्या करे कि एक भी व्यक्ति अगर इनका अंधाधुंध प्रयोग करता है ना, तो नुकसान भुगतना पड़ेगा उसका हम सबको, बल्कि सभी मिलकर इनका अगर लाभ उठाएं तो सबका इससे फायदा
होगा। एग्जाम्पल अब देखें, एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। वर्षा का पानी सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने का पर्याप्त साधन है, लेकिन इससे अकेला व्यक्ति यदि लालची बनकर इसका दुरुपयोग करता है तो पानी उसकी जरूरतों के लिए काफी नहीं है। यानी कि अगर सही उपयोग किया जाए तो सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, और अगर लालच बस किया जाए, कोई स्टोरी करने लग जाए या फिर उसका अंधाधुंध प्रयोग करे तो एक भी व्यक्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। जैसे मान लो बांध बना ले कोई व्यक्ति, तो बांध बना लेगा तो क्या होगा कि सारा पानी तो उसमें स्टोर हो जाएगा, तो किसी की व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी। प्राकृतिक संसाधन में सीमित मात्रा में यदि अकेला व्यक्ति इनका अंधाधुंध दोहन करता है, पर्याप्त तो है लेकिन सीमित है, वो अंधाधुंध दोहन अगर करता है, शुरू कर दे, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए और सूची बनाइए जो आपने आसपास देखे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन आप अगर इससे और भी ज्यादा इसमें चीजें ऐड करना चाहें ना, जो आपने अपने आसपास देखी हो, आपको खुद करना है वैसे तो ये, कि अपने आसपास के क्षेत्रों में देखें कि क्या क्या नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, अगर इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं, और यहाँ आप इसको भी कर सकते हैं जो मैंने करवाया है। देखिए इसमें प्रदूषण सबसे ज्यादा हम पर्यावरण में गिरावट का कारण मानते हैं कि लोग प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण भी कई प्रकार का फैलाते हैं, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो अब देखें क्या क्या। सबसे पहला जल प्रदूषण, आपने देखा होगा अपने आसपास सबसे ज्यादा हम अपने आसपास देखते हैं कि कूड़ा करकट तालाबों पर, पशुओं को नहलाना और नालियों का पानी तालाब में जाना आदि से जल प्रदूषण होता है। ये तो तालाब जैसे गाँव में आपने देखा है, तालाब या कोई अन्य पानी का स्रोत है, उसमें जैसे लोग कचरा डाल देते हैं, उसमें पशुओं को भी नहला लेते हैं, उसमें गाँव का जो सीवरेज का जो पानी वो भी चला जाता है, तो ये है जल प्रदूषण। दूसरा, हमारे आसपास वायु प्रदूषण कैसे होता है। हमारे आसपास लकड़ी के प्रयोग से निकलने वाला धुआं, जैसे घरों में प्रयोग करते हैं ना, घरों में खाना पकाने के लिए उपलों का इस्तेमाल जैसे किया जाता है, गाड़ियों का धुआं है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उनकी चिमनियों से जैसे धुआं निकलता है, आदि वायु प्रदूषण फैलाते हैं। और भी अगर आपने कोई चीज ऐसे देखे, उदाहरण देखे तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगला है भूमि प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाले कचरे को भूमि पर खुला फेंकना, उद्योगों से निकलने वाले धूल कण का धरातल पर जमना और खेतों में उर्वरकों का प्रयोग आदि भूमि प्रदूषण फैलाते हैं। अब देखिए, एक तो उद्योगों से जो कचरा निकलता है वो फेंकते हैं, दूसरा जैसे उद्योग, कोई सीमेंट उद्योग एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो उससे क्या निकलता है, काफी बारीक जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं धूल के, वो जमीन पर जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, अब आप इसको नॉर्मली ना लें, इससे क्या होता है कि उस भूमि की पानी को सोखने की जो क्षमता है ना, वो बहुत कम हो जाती है जब उसके ऊपर ये पार्टिकल जमा हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, भूमि प्रदूषण। और जो खाद हम डालते हैं खेतों में, उर्वरकों का इस्तेमाल जो करते हैं, कृत्रिम उर्वरकों का, उससे भी काफी ज्यादा भूमि प्रदूषण होता है। इसके बाद देखिए, ये सभी जो कारक हैं ये पर्यावरण में गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं, जिनसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। इस क्वेश्चन में आप चाहें तो और भी ज्यादा इसमें ऐड कर लें। इसके बाद देखें, अगला जो प्रश्न वो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे हम उसको कर चुके हैं। तालिका 1.6 दी गई है, प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर और कौन सा सबसे नीचे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश उनके विकास की, तो उसमें से हमने वैसे छोटे प्रश्न जो बन रहे थे वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको वहां से कर सकते हैं, बाकी इसमें से बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं आता है। तो उस तालिका में जो मत दिए गए थे उसमें मैंने बताया था कि जो भारत और भारत के पड़ोसी देश उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो ये टॉपिक था, ये जो टेबल थी उसमें हमने देखी थी। और उसमें हमने बात की थी कि जो श्रीलंका है भारत का पड़ोसी देश, उसका जो मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है, 76वें नंबर पर, जैसे मैंने बताया था, और भारत 130वें स्थान पर है। तो वो हमने कर लिया था, दोबारा यहाँ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए, लास्ट प्रश्न जो आपका इस लेसन का है, नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्प पोषित वयस्कों जिनका BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो है मैंने आपको कल भी इसका एक छोटा क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वो कम है। उस बॉडी मास इंडेक्स में अगर देखें तो उसका अनुपात से कम है। और यह वर्ष, ये 15 से 49 वर्ष के आयु के लोग हैं। अब कई बच्चों के पास पुरानी बुक है तो हो सकता है कि इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हो, तो आप इसको करें। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों में एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ हमने उन 3 राज्यों को लिया है और वहां पर उन लोगों का आंकड़ा हम देखेंगे 15 से 49 वर्ष का जो युवा वर्ग है उसका, जिनका वजन उनकी एज और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है, यानी कि जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स जिनका कम है, उसका बैलेंस नहीं है। तो देखिए, केरल में पुरुष और महिलाओं का अलग अलग देखें। केरल में 8.5% लोग ऐसे हैं जो अल्प पोषित हैं, महिलाएं 10%। कर्नाटक में 17% पुरुष, जबकि महिलाएं
केवल ज़्यादा है उससे 21%, और मध्य प्रदेश में 28% पुरुष और 28% महिलाएं दोनों बराबर हैं जो अल्प पोषित। अगर सभी राज्यों की बात करें तो पुरुषों का 20% भारत में ऐसा है जो अल्प पोषित है, 20% जो पुरुष हैं वो अल्प पोषित है, जबकि 23% महिलाएं ऐसी पाएगी 15 से 49 वर्ष की जो अल्प पोषित थे, यानी कि उनका वजन, उनकी हाइट और उनकी एज के अकॉर्डिंग कम है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। केरल और मध्य प्रदेश में पोषण स्तरों की तुलना कीजिए, ये आपको मिलेंगे क्वेश्चन अगर ये पेपर में आता है तो देखिए तुलना करते हैं केरल और, आंकड़े देखने बस आपको। मध्य प्रदेश की तुलना में केरल के वयस्कों का पौष्टिक स्तर बेहतर है, दिखाया ना मैंने आपको। मध्य प्रदेश में जो है वो 28%, जबकि केरल में तो कम है, क्योंकि केरल में केवल 8.5% पुरुष और 10% महिलाएं अल्प पोषित है, जबकि मध्य प्रदेश में 28% पुरुष और 28% महिलाएं अल्प पोषित है। कौन अल्प पोषित ज्यादा है? मध्य प्रदेश के जो पुरुष और महिलाएं वो ज्यादा अल्प पोषित है, उनका वजन कम है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति अल्प पोषित है? क्यों? देश में पर्याप्त खाद्य फिर भी ऐसा स्पष्ट कीजिए। अब मैंने क्या बताया, 20% तो लगभग पुरुष और 23% महिलाएं अल्प पोषित है। अगर देखें एवरेज निकाल के तो प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति भारत का अल्प पोषित है, यानी कि अगर किसी परिवार में 5 लोग रहते हैं तो एवरेज अगर निकालें तो उनमें से 1 क्या है? अल्प पोषित है। अब देखें पर्याप्त भोजन तो है देश में, लेकिन ऐसा क्यों है फिर भी देश में पर्याप्त अनाज है लेकिन उसका वितरण सही ढंग से नहीं किया गया है। आपने जो 9वीं कक्षा में पढ़ा था उसमें हमने किया था एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें बताया था कि देश में क्या बना रखी है सरकार ने, राशन की दुकानें बना रखी जिससे गरीबों को राशन मिलता सस्ता, लेकिन देखें उसका वितरण अब भी सही नहीं है। कई ग्रामीण इलाकों में राशन की दुकानें ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अब वो ना तो खरीद सकते हैं और ना ही राशन की दुकानों से उनको प्रॉपर डाइट मिलती है, उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, जिससे वे अल्प पोषिता का शिकार हैं। आज भी भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। यहाँ तो हम पोषण की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पेट भर भोजन मिलता, पोषक तत्व तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कह रहे हैं, इतने सालों के बाद भी हमारे देश ने अपने जो देशवासी हैं उनके उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करवा पाया है। खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो वितरण है वो बहुत ही असमान है। तो ये आज हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया। कल हमें अर्थशास्त्र का सेकंड लेसन है वो हम करेंगे। आज जितना भी हमने किया इसको फेयर नोटबुक अच्छे से उतारे, उसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।